गुड मॉर्निंग। फिर स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स का अगला लेक्चर। रेडॉक्स का एक लेक्चर हो चुका है और एक दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपन पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा याद कर लेते हैं। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, कंसंट्रेशन, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, फिर अपन ने एन फैक्टर पढ़ा, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ी ना। सो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। ओके, सो अब अपन लोग आज बात करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन अगर हम बात करें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आपने स्कूल में या जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते रहे होंगे वहां आपको मेथड बताया गया होगा कि भाई आप जो है कैसे कैसे एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में कैसे कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बेसिकली जो रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके हैं ना, वो हाफ सेल को बैलेंस करने के तरीके हैं। एसिडिक मीडियम में 2 हाफ सेल बैलेंस करते हैं, फिर इधर उधर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, याद होगा आपको। सो अपन उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, उसमें इस मेथड में बहुत टाइम लगता है और उतना टाइम अपने पास नहीं होता है। एग्जाम में तो अपने को क्या करना होता है कि जितना आप फास्ट करोगे उतना फायदा है। क्लियर है? सो अगर अपन बात करें कि भाई क्या करना है, अच्छा एक बात और आपसे बात करनी है कि अगर अपन ये बात करें कि भाई जैसे क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि यूट्यूब में 5 से लेकर 10,000 तक बच्चे पढ़ रहे हैं। सो हर बच्चा डाउट पूछना चाहता है। तो एक्चुअली में जब हर बच्चा डाउट पूछना चाहता है तो पॉसिबल नहीं होता है कि इतने सारे बच्चों को डाउट बताया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रीमियर जो अपना कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें आपको सारे सीनियर फैकल्टी डाउट क्लियर करेंगे। और तो आप लोगों से ये है कि भाई आप लोग प्रीमियर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बहुत कोई कॉस्टिंग नहीं है, मात्र 5,000 रुपए आपसे लिया जा रहा है। उसमें आपके सारे डाउट विद इन 24 आवर्स आपके सारे डाउट क्लियर होंगे हमारे सीनियर फैकल्टी द्वारा। तो कोशिश ये रहेगी कि भाई सारे डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन नॉर्मल जो फ्री वाला यूट्यूब में जो लेक्चर देख रहे हैं उनके सारे डाउट आप सोच के देखो कि इतने सारे डाउट आप एक टीचर कैसे बता सकता है। तो आप लोगों से भाई 5,000 रुपए तो आप ऐसे समझ लो कि बहुत कम है। नॉमिनल ये है कि भाई ठीक है, जो आपके लोग काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म का खर्च है वो निकल है ना। तो इसलिए आपसे मतलब उम्मीद करता हूं कि जो जिन लोगों को ज्यादा डाउट पूछना है या जो चाहते हैं कि डाउट उनके सारे क्लियर हो, वो अपना जो है मोशन का वेबसाइट पे जाके प्रीमियर कोर्स ज्वाइन कर लें, जिससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है? सो और कुछ लोगों की कंप्लेन आ रही है कि वो सर हम लोग जो है पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दीजिए। वहाँ पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी आपको ना। और दूसरा यूट्यूब पे जो देखते हो, तो जैसे आप मान लो कुछ कहते हैं कि भाई 1.5 घंटे क्लास को अपन जो है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। जब आप कोचिंग पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तब भी तो इसी तरह पढ़ाया जाता है। तो आप अब YouTube में तो आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके लिख लीजिए, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, कोशिश करिए, अच्छा हो जाएगा। वापस आते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर अपन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में जो आपने पढ़ा है उस मेथड की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि वो मेथड टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो हम इसमें एक स्पेशल मेथड की बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और इसके लिए है ITUS मेथड। ITUS मेथड। अब ये ITUS मेथड क्या है? इसका मतलब होता है, देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसकी टोपी उसके सर। क्लियर? इसकी टोपी उसके सर। अभी ये कौन सा मेथड है यार? ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। बहुत आसान मेथड है। और खास बात, इस मेथड से कोई भी रिएक्शन हो रेडॉक्स की, कितनी भी बड़ी हो, विद इन 1 मिनट फिनिश। ठीक? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लाइक NH3 + O2
गिव्स NO प्लस वाटर। मान लीजिए ये रिएक्शन है और इसको अपने को बैलेंस करना है। अच्छा यार टोपी का मतलब आपको बता दें, टोपी कुछ नहीं है, जो हम टोपी की बात कर रहे हैं ना वो बेसिकली n फैक्टर है। टोपी का मतलब क्या है? n फैक्टर है। n फैक्टर आपको पिछली क्लास में निकालना अपन ने सिखाया था कि भाई कैसे कैसे n फैक्टर निकालते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन में जनरली n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से आता है। ओके, तो यहां देखिए आपको क्या करना है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। क्लियर? तो -3 से +2 जा रहा है। अगर -3 से +2 जा रहा है तो क्या लगता है कि कितना चेंज आया होगा? -3 से +2 का मतलब चेंज कितना आएगा? 5 का। यानी इसकी टोपी कितनी आई? 5। यानी एक प्रकार से इसका n फैक्टर कितना आया? 5। 0 से O का यहाँ 0 है और ये जा रहा है -2 में, तो 0 से -2 जाएगा तो चेंज आएगा 2 का, और O2 है तो 4 का। तो यानी इसका n फैक्टर क्या आएगा भाई? 4। क्या समझ में आ रहा है? तो ये टोपी हो गई बेसिकली, तो इसकी टोपी इसके सर, इसका मतलब इसका जो n फैक्टर है वो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, अच्छा मल्टीप्लाई करिए तो टिक जरूर कर लीजिए। टिक करने का मतलब है ये बैलेंस हो गया, फिर इसको छूने की जरूरत नहीं है। इसका 5 था तो इधर अपन ने 5 कर लिया और इसको बैलेंस कर दिया। जहां जहां टिक लग चुका है इसका मतलब वो बैलेंस है, उसको आपको छूना नहीं है। अब आपको क्या करना है? रिएक्टेंट बैलेंस हो गया तो रिएक्टेंट के एटम देके प्रोडक्ट को बैलेंस कर दीजिए। यहाँ 4n है, ये बैलेंस। यहाँ हाइड्रोजन 12 है, ये बैलेंस। लो काम हो गया, खत्म, बैलेंस खत्म हो गई, बैलेंस। समझ आया? अच्छा और देखो, जैसे मान लो ये देखो, ये रिएक्शन है। मान लीजिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +5 है। देखो तो आयरन में चेंज +3 से +2 चेंज आया 1 का, क्योंकि यहाँ Fe2 है तो 2 का हो जाएगा, तो 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई किए, टिक किए। +2 से +5 3 का, टिक जरूर करना जिससे आपको पता चल जाए कि इन्हें नहीं छूना है। तो अब आयरन कितने यहाँ 6 हो गया। वेनेडियम कितने हैं? 2, यहाँ 2 है, ऑलरेडी बैलेंस। लो आंसर आ गया भाई, देख लो। क्या समझ में आया? समझ में आया? देख लो। अच्छा अब कुछ लोगों का कहना होगा कि सर ने तो केवल 2 लिए तो बैलेंस कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट में 3 हो तो 3 में आप कैसे टोपी लगाएंगे? कोई बात नहीं, वो भी करते हैं। अगर अपन 3 की बात करें कि अगर 3 होंगे तो कैसे काम होगा, सपोज देखो KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 MnSO4 CO2 और वाटर। ये रिएक्शन है मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो देखो खास बात, अगर इधर ही कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बताएं कि अगर कभी भी 3 आएंगे तो 3 में से पता क्या होगा, क्योंकि 3 अगर आए तो आप टोपी कैसे लगाइएगा? टोपी में तो दिक्कत हो गई कि 3 है, 3 में कैसे होगा? तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि अगर 3 आए ना तो आपको बताएं 3 में से किन्हीं 2 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा, 1 का चेंज नहीं हो रहा होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा ना वो टोपी मेथड में नहीं आएगा और 2 में टोपी मेथड लगाएंगे। कैसे? ये देखिए, ये रिएक्शन है। अगर अपन ये कहें कि भाई ये रिएक्शन है और इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने का सीधा सा तरीका क्या है? देखिए यहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए +7 +3, यहां देखिएगा +6, यहां पे +6, यहां पे +2, यहां पे आएगा +4। ये देखो, इसका मतलब ये देखो कि आप क्या चेक कर पा रहे हो?
आप ये चेक कर पा रहे होगे कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। भाई रिएक्टेंट में सल्फर का कितना है, +6, और प्रोडक्ट में सल्फर का कितना है, देखो +6। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सल्फर का फिक्स्ड है, इसका मतलब सल्फर का चेंज नहीं हो रहा। तो सल्फर का चेंज नहीं हो रहा तो अपन इसको बाद में बैलेंस करेंगे, टोपी मेथड यहां लगाएंगे। क्लियर, चेक करते हैं। देखो कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। ध्यान से अगर आपको मेथड समझ में आ गया, फिनिश, तुरंत आंसर आएंगे। +3 से +4 कार्बन जा रहा है, तो कार्बन में चेंज कितना आया, 1 का। लेकिन यहाँ C2 है तो इसका n फैक्टर 2 हुआ, इसका मतलब इसकी टोपी 2 हुई, तो खट से हमने 2 कर दिया। ये देखो, चेक करो, क्लियर। और इसको टिक कर लिए। यहाँ देखो +7 से Mn +2 में जा रहा है, तो अगर +7 से +2 में जा रहा है तो क्या चेंज 5 का आएगा भाई, कितना, 5 का। इसका मतलब 5 इसमें मल्टीप्लाई किए, ये लो। जहां जहां टिक हो गए इसका मतलब दोनों बैलेंस हैं। अगर ये दोनों बैलेंस हैं तो बस देख के बैलेंस करो। के कितने हैं, 2, ये बैलेंस देखो, के वहां 2 थे बैलेंस। कार्बन कितने हैं, 10, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 10 CO2 लगा दिया। Mn कितने हैं भाई, 2। पहले बताओ क्लियर हुआ, जैसा बैलेंस हो गया। अब ये हुआ कि जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा था उसको बैलेंस कैसे करना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना है, समझना। उसको बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना है कि जहां जहां प्रोडक्ट में सल्फर है, यानी जिसका चेंज नहीं हो रहा उसमें जो एटम है उसमें देखो, जहां जहां प्रोडक्ट में सल्फर है उनमें टिक लगा है क्या, ये सल्फर है, ये सल्फर टिक लगा है, इसका मतलब बैलेंस है। तो बैलेंस है तो कितने सल्फर है यहाँ, 3, तो बस खत्म, 3 यहाँ कर लीजिए, चलो ये भी बैलेंस। अब बाद में क्या, हाइड्रोजन, तो 6 और 10 16 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 8 वाटर। ये देखो, तो इससे अच्छा मेथड हो नहीं सकता बैलेंसिंग का, देख लीजिए। अच्छा अब ये हुआ, ध्यान सुनो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम टोपी मेथड लगाते हैं तो बैलेंस तो हो जाती, लेकिन कोई जो कोफिशिएंट आते हैं वो किसी सर्टेन नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो फाइनल आंसर में यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, और दूसरा अगर डिविजिबल है तो डिवाइड करके लिखेंगे। एक डिविजिबल वाला भी करा देते हैं, देखिए मान लीजिए K2Cr2 7 H2C2O4 plus H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus CO2 plus water। ये देखिए, ये रिएक्शन, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन है तो क्लियर करेंगे भाई क्या होगा। देखिए यहां है +6 और यहां क्रोमियम का +3, यहां +3, यहां +4, समझ में आ रहा है, देखो, और सल्फर का चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो +6 से +3 गया तो चेंज आया 3 का, लेकिन 3 का चेंज तो एक क्रोमियम में आया, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इसका मतलब 6 का चेंज आएगा। ये बैलेंस, +3 से +4 कार्बन में चेंज आया 1 का, लेकिन C2 है तो 2 का हो गया, और ये बैलेंस। क्या ये दोनों बैलेंस हो गए? अब ये दोनों अगर बैलेंस हो गए तो काम खत्म हो गया। अगर ये दोनों बैलेंस हो गए तो आपको क्या करना है, इनको देख के प्रोडक्ट के एटम निपटा। के कितने हैं, 4, ये लो। क्रोमियम कितने हैं, 4, ये लो। और इधर आपके कार्बन कितने हैं, 12, ये लो। अब देखो, अब आप ये देखो कि ये बचा हुआ, तो इसको कैसे बैलेंस किए थे, क्योंकि इसमें क्या है, एटम सल्फर। तो आपको क्या देखना है कि प्रोडक्ट में जहां जहां सल्फर है वो बैलेंस है कि नहीं। अगर वो बैलेंस है तो उसके सल्फर काउंट करके इसको बैलेंस कर दो। देखो यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर, यही सल्फर है, दोनों बैलेंस है। इसका मतलब देखो कितने सल्फर है, 2 इधर है और 6 इधर है, तो 6 और 2 8, तो क्या 8 H2SO4 का दिए, ये बैलेंस हो गया। देखो अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन, तो ये हो गए 12 और ये हो गए 28 हो गए, तो 28 का मतलब 14 वाटर हो गए। लो अब आप देखो फाइनल रिएक्शन, देखो फाइनल रिएक्शन 2 से डिविजिबल है क्या, देखो बिल्कुल है, तो ये आंसर नहीं है अभी। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल
वो आएगा K2Cr2O7 प्लस 3H2C2O4 प्लस 4H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 6CO2 plus 7H2O। ये देखो, ये फाइनल आंसर देख लो। अब सोचो अगर इसको आप हाफ सेल लिखते तो 2 हाफ सेल लिखते, फिर उनको बैलेंस करते, फिर इधर उधर मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन करते, बहुत झंझट है उसमें। देख लीजिए, समझ में आ रहा है? बहुत शानदार मेथड है, देख लो। क्लियर? अब देखो, अब कुछ लोगों का जिन्हें थोड़ा रिडॉक्स आता है, उन्हें ये लग रहा होगा कि यार सर ने मीडियम की तो बात ही नहीं की। अगर मीडियम की बात नहीं की और मीडियम आ जाता तो फिर हम कैसे करते? अगर मान लीजिए मीडियम आ जाता, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, तो कैसे बात करते? उसकी बात हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। देखिए, आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना हाफ सेल रिएक्शन को और बेसिक मीडियम में बैलेंस करना क्या ये आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं। देखो, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं? पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, मेन एटम को, फिर क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन काउंट करना है, और जिधर ऑक्सीजन की कमी हो उतने ही वाटर ऐड कर देते हैं। जिधर ऑक्सीजन की कमी हो उतने ही वाटर ऐड कर देते हैं। फिर हाइड्रोजन के लिए H+ ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये हुआ कि ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, बट आपने हाफ सेल तो बताया नहीं, तो इसमें बताओ क्या करेंगे? तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ITUS मेथड लगाएंगे। ITUS मेथड में से पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, और सबसे जब बैलेंस आपको लग रही है कि बैलेंस हो गई, फिर आप क्या करो? ऑक्सीजन काउंट कर लो। क्या करो? ऑक्सीजन काउंट कर लो। अच्छा, जब आप ऑक्सीजन काउंट करोगे, ध्यान सुनिएगा, जब आप ऑक्सीजन काउंट करोगे और जिधर ऑक्सीजन की कमी है, जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर वाटर मॉलिक्यूल जितनी कमी थी उतने ऐड कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया होगा तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ ऐड कर दो। क्या कर दो? H+। अगर H+ रिएक्टेंट साइड आ जाए, अगर H+ रिएक्टेंट साइड आ जाए तो समझो ये एसिडिक मीडियम हो गया। अगर H+ रिएक्टेंट साइड आ जाए तो एसिडिक मीडियम हो गया। और अगर H+ प्रोडक्ट साइड आ गया, मान लो बाई चांस बैलेंस किया हाइड्रोजन को और H+ प्रोडक्ट साइड आ गया, करना क्या है? अगर H+ प्रोडक्ट साइड आया तो जितना H+ आया ना, क्योंकि रिएक्शन तो बैलेंस है, तो जितना H+ आया उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो, उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो। अच्छा, फिर क्या होगा? जब आपने दोनों साइड ऐड किया तो जो प्रोडक्ट साइड का H+ और OH- दोनों आ चुका है, तो वो वाटर बन जाएगा, और वाटर को माइनस कर दो, लो बेसिक मीडियम आ गया। नहीं समझ? कोई नहीं, अभी करते हैं तो समझ में आएगा। देखो, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए AS2S3 plus HNO3 gives H3ASO4 plus H2SO4 plus NO। मान लीजिए ये रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है। अब देखो, अगर आपको याद हो, अपन ने एन फैक्टर उनका बताया था कि जिसमें एक से ज्यादा एटम चेंज होते हैं, मतलब एक से ज्यादा एटम का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा है। उनका एन फैक्टर बताओ कैसे बताए थे? क्योंकि याद होगा भाई, देखो तभी होगा, आपसे ऐसे नहीं हो पाएगा। तो क्या बताए थे कि अगर एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अलग अलग एटम का निकाल लो और टोटल क्या कर लो? ऐड कर दो। याद आ रहा है? अलग अलग एटम का चेंज निकाल लो और वापस क्या कर लो? ऐड कर लो। ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो, जैसे यहाँ आर्सेनिक का +3 है, सल्फर का -2, समझ में आता है? 3 इधर, और यहाँ आर्सेनिक का +5 है, और सल्फर का यहाँ +6 है, और NO का +2 है, और यहाँ पे +5 है। ये देखो, ये तो निकालना आना चाहिए। +3 से +5 गया, तो जब ये +3 से +5 गया तो चेंज कितना आया? 2 का। +3 से +5 चेंज 2 का।
लेकिन AS2 है, यहाँ 2 है तो 4 का, यानी आर्सेनिक में कितना चेंज आया? 4 का। यानी अगर हम इसकी टोपी मतलब n फैक्टर की बात करें तो इसमें तो आया 4 का, -2 से +6, 8 इंटू 3, बोलो 28। तो क्या करना है आपको? ये लो 28 से मल्टीप्लाई और इसको टिक, जैसे ही टोपी पहनाओ टिक, +5 से कहां जा रहा है? +2, 3 का। ये लो, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस। अब क्या करो? इसको देख के प्रोडक्ट को बैलेंस कर दो। आर्सेनिक कितने हैं? 6, ये लो ये बैलेंस। सल्फर कितने हैं? 9, लो ये बैलेंस। नाइट्रोजन कितने हैं? 28, लो भाई ये बैलेंस हो गया, बैलेंस। अब क्या बताए थे? लास्ट में कभी भी बैलेंस करो ना, लास्ट में ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन चेक करो, बस सारा काम हो जाएगा अपना। ऑक्सीजन चेक करो। ऑक्सीजन यहां देखोगे तो यहां पे जो ऑक्सीजन है लेफ्ट में, ये है 28 इंटू 3, 28 इंटू 3, 84। क्लियर? यहां देखो 24 यहां है, 36 यहां है, 28 यहां है, चेक करो। 88 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है भाई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर? ये भी हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर? यानी इधर 88 है, इधर 84 है, तो बताओ कितने कम है? 4। किधर? लेफ्ट साइड में 4 कम है। यानी अपन क्या करेंगे? इसमें 4 वाटर ऐड कर देंगे। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? अब हाइड्रोजन चेक कर लो, तो देखो 8 और 28 तो हो गए 36। यहां देखो 18 और 18, 36। क्या बैलेंस है? कुछ नहीं करना, होगी बैलेंस। फिनिश। देखो समझ में आया? जैसे आपने क्या किया, आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, उसको में तो एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम ही पढ़ा है भाई। एसिडिक को बैलेंस करो, बेसिक को बैलेंस करो। कभी कभी ऐसे आता है कुछ नहीं बोलता है और कहता है बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन इन डिजायर्ड मीडियम। डिजायर्ड मतलब जिसमें बैलेंस होती हो। तो कैसे? एक और करते हैं, देखो मान लीजिए ये रिएक्शन है और कह रहा है NaI प्लस Na2SO4। लो ये रिएक्शन है। अच्छा, इसको आयनिक भी बना सकते हैं। आयनिक कैसे? कभी कभी क्या होता है कि ये न्यूट्रल में देखे आयंस के फॉर्म में होती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देगा H2O3-2, I2 gives I-SO4-2। ठीक है? अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो इसका टोपी निकालिएगा तो यहाँ आई का कितना भाई? 0। 0 से कहां जा रहा है? -1। 0 से -1 का मतलब 1 और I2 है तो 2, तो अपन ने 2। क्लियर? यहां देखो, यहां पे आप देखोगे यहां पे सल्फर का +2 है और यहां सल्फर का +6 है। तो सल्फर +2 से कहां जा रहा है भाई? +6 में। तो अगर ये +2 से +6 में जा रहा है तो 4 का चेंज आएगा, और S2 है तो 8 का चेंज आएगा। ये बैलेंस, ये देखो क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो, अब आप देखो कि सल्फर यहाँ कितने हैं? 4। Na को बैलेंस नहीं करना, सल्फर मेन जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो 4 सल्फर है तो यहाँ 4 सल्फर हो गए। यहाँ पे आप ऑक्सीजन है 8I2 तो 16 NaI। देखो I बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस, I बैलेंस, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो बैलेंस। अब इसके बाद आप क्या करोगे? याद करो क्या करोगे? ऑक्सीजन चेक करो। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए
आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ऑक्सीजन एटम अगर बात करें तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पे 6, चेक करो भाई। और यहां पे बात करेंगे तो यहां पे कितने हैं 16, क्या भाई ऑक्सीजन एटम क्लियर। तो यहाँ 16 है और यहाँ 6 है, यानी 10 की कमी है। किधर इधर, यानी यहां पे हमने 10 वाटर ऐड कर दिया। समझना, देखना अभी मीडियम अपने आप आएगा। 10 वाटर ऐड किया। अब हाइड्रोजन चेक करो तो यहाँ 20 हाइड्रोजन है और यहाँ कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी यहाँ पे क्लियर है। बोलो समझ आया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन आपको क्या बताया गया था कि अगर प्रोडक्ट में H+ आ जाए तो जितना H+ आया उतना ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो। यानी क्या करोगे, 20 OH- यहां ऐड किए और अपन ने 20 OH- यहां ऐड किए। देखो तो यहां पे आप देखो कि यहाँ पे जो 20 H+ और 20 OH- क्या ये 20 वाटर बना देगा, चेक करो। और वहां 10 वाटर है तो 10 वाटर के इधर ले आना। तो फाइनल आंसर आपको क्या दिख रहा होगा, देखना फाइनल आंसर जो दिखेगा वो दिखेगा आपको 20 OH- 2 Na2H2O3 plus 8 I2 gives 16 NaI plus 4 Na2SO4 plus 10 वाटर। देखो ना समझ में आया तो देखना, बोलना भाई। अच्छा ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब ये पूरी रिएक्शन 2 से डिविजिबल है तो फाइनल आंसर जो आया वो आया आपका Na2H2O3 plus 4I2 plus 10 OH- gives 8 NaI plus 2 Na2SO4 plus 5 वाटर। ये देखो, ये देखो, ये फाइनल आंसर है। यानी मीडियम कौन सा हुआ, बेसिक मीडियम। देखो अपने आप आया बेसिक मीडियम। कैसे किया समझ में आया। सबसे पहले हमने टोपी मेथड लगाया, टोपी मेथड के बाद ऑक्सीजन बैलेंस किए, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद H+ बैलेंस किया। अगर H+ रिएक्टेंट साइड आ जाता तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर H+ प्रोडक्ट साइड आ गया तो उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो। प्रोडक्ट का जो H+ OH- से वाटर बना दो और बस देख लो माइनस कर दो। अगर दोनों साइड वाटर है आंसर आएगा। रिएक्शन किसी नंबर से डिविजिबल है उससे डिवाइड कर दो, आंसर फाइनल। क्लियर। और देखोगे, चलो एक और देखो। MnO4 माइनस Mn+2 plus Fe+3 plus CO3-2 plus NO3-2, ठीक है ना। Mn गया, Fe गया, कार्बन, ठीक है। ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन। अब बोला इसको बैलेंस करना है। मीडियम कुछ नहीं बताया, मीडियम तुम जानो, किस मीडियम में बैलेंस होगी तुम जानो, वो अपने आप आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी ध्यान सुनिएगा बस। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कंपाउंड देख रहे हो ये K4FeCN6 का सॉल्ट है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें आयरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों अलग अलग हो गया। तो अगर तीनों अलग अलग हो गया इसका मतलब हमारे को पता है इसमें क्या करना पड़ेगा।
हमारे को इसमें आयरन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग निकालना पड़ेगा, तभी तो चेंज निकाल पाओगे आप। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ निकालोगे तो Fe का तो निकाल ही लोगे, +2 आ जाएगा। कार्बन में जो Cn है, Cn माइनस होता है, सबको पता है। अच्छा, Cn माइनस में ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। माइनस किस पे होता है, N पे या कार्बन पे? क्योंकि अगर आप ये नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना किस पे होता है, Cn। माइनस नेगेटिव किस में होता है, कार्बन पे। अब इसमें कार्बन नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना है तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात करेंगे। क्या C ट्रिपल बॉन्ड N है? अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, -3 और +3 का। तो अगर -3 +3 का चार्ज ट्रांसफर होगा तो किसमें क्या जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पे माइनस और जिसकी कम उस पे प्लस। तो देखो ओवरऑल कार्बन पे क्या आ गया, +2 और नाइट्रोजन पे -3, यानी कार्बन का यहाँ +2, नाइट्रोजन का -3। समझ में आया? देखो यहाँ Mn पे कितना है, +7, +7 से कहां जा रहा है Mn, +5 +2 में, तो चेंज कितना है, 5 का। इसका मतलब इसका टॉपिक 5 है, तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और टिक कर देंगे कि भाई ये बैलेंस। यहाँ का Fe का चेंज हो रहा है, कार्बन का चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है। तो सोचो 3 का चेंज हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग निकालेंगे और ऐड करेंगे। सोचो अगर हाफ सेल बनाते तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ पे +2 से +3, आयरन में चेंज 1 का है। कार्बन +2 से +4, तो कार्बन +2 से +4 जा रहा है, CO3 -2 में +4 है, निकाल लेना। तो +2 से +4 जा रहा है तो चेंज आएगा 2 का, लेकिन कार्बन 6 है तो 12 का। कार्बन में चेंज, यानी यहां आप देखो आयरन में चेंज 1 का आएगा, कार्बन में चेंज 12 का आएगा, नाइट्रोजन -3 से +5, 8 × 6। तो इसका मतलब ये देखो, ये बैलेंस। अगर ये बैलेंस हो गया बस काम खत्म। इसको देख के प्रोडक्ट में आ जाओ, यहाँ 61 Mn+2 हो गया, 5 Fe+3 हो गया और 30 कार्बोनेट हो गया और 30 नाइट्रेट हो गया। ये लो बैलेंस। अब क्या फाइनल अभी आंसर नहीं है, फाइनल आंसर के लिए क्या बताए थे, लास्ट में हमेशा ऑक्सीजन चेक कर लो। तो अगर ऑक्सीजन निकालोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आएगा, 61 × 4, तो ये आएगा 244, यानी लेफ्ट में 244 ऑक्सीजन, राइट में देखो यहाँ पे 90 यहाँ है और 90 यहाँ है, 180 देख लो ये, यानी 180 यहाँ है, 244 यहाँ है। तो 244 में कितनी कमी है देख लो, तो 244 में 180 हटा दो, चेक करो क्या भाई, 64। तो इधर 64 कमी है ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 64 वाटर ऐड कर दिए। ये देखो 64 वाटर। अब सोचो कितना हाइड्रोजन, 128, और कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 128H+ ऐड करना पड़ेगा। हो गई आंसर, खत्म। तो बताओ मीडियम क्या हो गया, एसिडिक हो गया भाई। लेफ्ट में H+ आ गया ना, तो अपने को जरूरत ही नहीं। अब इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये बैलेंस करने को कैसे आएगा। Select the correct statement about the above balanced redox reaction. The coefficient of H+ in the above reaction will be, लो हो गया क्वेश्चन, किसी के भी कोफिशिएंट पूछ लेगा। और अगर आप सोचो कि इसको अगर आप हाफ सेल से बैलेंस कर दे तो आपसे नहीं हो पाता, आपके बस की नहीं है। इतना सब कैसे करोगे, बहुत टाइम लगेगा, आधा घंटा एक क्वेश्चन में लगाओगे क्या, इसमें 1.5-2 मिनट में काम हो गया। बताओ भाई, समझ में आया, क्लियर। अब ध्यान सुनो, अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन
बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन की बात की जाए कि यार बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या है यार? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का ही ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है, उसे डिस्प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। जैसे देखिए I2 gives IO3 माइनस प्लस I माइनस। अब टोपी मेथड के लिए क्या इसकी टोपी उसके सर, अरे तो कम से कम दो लोग हो तब तो इसकी टोपी उसके सर, यहाँ तो एक ही है। तो ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान। क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा जो बोल रहे हैं। क्या होता है कि कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन पहचान तो लोगे ना कि डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो अगर आपने पहचान लिया ना रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो ध्यान सुनिएगा स्टेटमेंट, every disproportionate reaction is a simple redox reaction from the product side। यानी डिस्प्रोपोर्शनेट में तो एक ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड से जाएं तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन। देखो यहाँ क्या है, +5 से 0 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, यानी क्या जो प्रोडक्ट साइड से है वो सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो इन द बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या कहेंगे, अप्लाई ITOS मेथड फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, क्योंकि टोपी दो में लगा सकते हो ना आप आराम से। तो देखो प्रोडक्ट साइड में आ जाओ, मान लो ये रिएक्टेंट है अपने लिए, पलटना वलटना नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं पहले रिएक्शन को रिवर्स करेंगे फिर करेंगे, नहीं जरूरत नहीं। +5 से 0 जा रहा है, अगर +5 से 0 जा रहा है। अच्छा एक बात और, इसमें मीडियम नहीं दिखा कि किस मीडियम, खुद ही समझना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम आएगा, आपको समझ में आएगा। +5 से 0 जा रहा है तो चेंज कितना आएगा, 5 का। यहाँ I1 है, वहां I2 है, उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम इसका n फैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस। I माइनस 0 में जा रहा है तो 1 का चेंज आया, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ देख लो I कितने हो गए, 6, तो यहाँ 3I2 हो गया। लो क्या बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे लास्ट में, ऑक्सीजन चेक करो, 3 है इधर, कुछ नहीं है, ये लो। अब क्या करेंगे, H+, हेलो। अब बताओ H+ कहां आया, H+ कहां आया। अगर अपन ये समझें कि यहाँ H+ कहां आया ध्यान से, तो H+ कहां आया, प्रोडक्ट साइड में। तो इसका मतलब क्या बताए थे कि अगर कभी भी प्रोडक्ट साइड में H+ आए उतने ही वो H मैंने साइड कर दो। ये देखो, और ये 6H+ 6OH- क्या बना दिया, 6 वाटर, और यहाँ 3 वाटर, माइनस कर दो। फाइनल आंसर देखो क्या आया, फाइनल आंसर आया 3I2 + 6OH- gives IO3- + 5I-। फाइनल आंसर देखो आया, कितना आसान है। अच्छा एक बात बता दें आपको, अभी IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, IIT एडवांस 2013 या 14 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा उसमें पता है खास बात क्या थी, उसमें 8 इंटीजर टाइप क्वेश्चन आए थे। कितने, 8, एक पेपर में आए थे दूसरे में नहीं आए थे। तो 8 इंटीजर टाइप में 6 का आंसर 5 था, मतलब 8 इंटीजर क्वेश्चन थे, उसमें 6 क्वेश्चन के आंसर 5 थे। एक तो अपन ने किया था पिछली क्लास में, Na2SO4O6 डिफरेंस इन डिफरेंट सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस। तो इसका भी क्वेश्चन क्या था समझो, क्वेश्चन ये था कि when I2 reacts with NaOH then NaI and NaIO3 are formed। देखो यहाँ NaOH कर देंगे तो यहाँ NaIO3 हो जाएगा, यहाँ NaI हो जाएगा, I नहीं कहे Na लगा दो, तो बोला NaI और NaIO3 बनता है। फिर क्या बोला, पता है क्या बोला, the stoichiometric coefficient of NaI in the balance reaction। समझ आया। अब सोचो अगर आपको ITOS मेथड पता है तो जोर से देख लो तो आंसर आ जाएगा। क्यों, +5 से 0, 5 ही तो आना है। खत्म, कहानी समझ में आई। आंख फाड़ो मेथड है। क्या भाई बात समझ में आई, एक और करोगे, लो एक और कर लो।
लो पूरा लिखते हैं, P4NaOH NaH2PO2 प्लस PH3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2-3 बार आईडी पूछ चुका है। P4 व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन जब एल्कली से होता है NaOH से तो ये बनता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट है देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1 आएगा और यहाँ निकालोगे तो -3 आएगा। यानी P4 यानी 0 से +1 जा रहा है और 0 से -3 जा रहा है, इसका मतलब है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। देखो अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस। अगर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे, ये सोचो कि आप इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार रिएक्शन तो डिस्प्रोपोर्शनेट है। अगर रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट है तो आईटीयूएस मेथड प्रोडक्ट साइड से लगेगा। तो देखो +1 0 1 का चेंज बैलेंस, -3 से 0 3 का चेंज, ये दोनों बैलेंस। फास्फोरस कितने हो गए, 3 और 1 4, और यहाँ 4 बैलेंस। लो हो गया। अब ऑक्सीजन चेक कर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो कितनी कमी है, 6 और 1 यानी 5 की कमी है इस साइड, 5 वाटर। क्लियर। हाइड्रोजन चेक करो, 10 और 1 11 11, यहाँ पे आपके हैं कितने भाई, 6 और 3 9, यहाँ कितनी कमी रह गई, 10 11, और यहाँ पे आ गया आपका 6 और 3 9, 2 की कमी है। ये लो 2H+, रिएक्टेंट साइड आ गया। आप बताओ क्या करेंगे, फिर भूल गए, 2OH- और यहाँ 2OH-, चेक करो। क्लियर। Na की भी कमी होगी, Na भी कंप्लीट नहीं होगा। देखो कितने हैं Na, यहाँ पे आप देखिए 3 Na है, 2 Na है, तो यहाँ 2 Na और कमी है। ये लो हो गया आंसर, क्लियर कर लो। देखो वहां 2H+, 2OH- 2 वाटर, और यहाँ 5 वाटर, तो माइनस कर दोगे तो 3 वाटर। तो फाइनल आंसर है वो क्या है, P4NaOH और 2Na2OH हो गया 3NaOH प्लस 3 वाटर gives 3NaH2PO2 प्लस PH3। ये फाइनल आंसर है। कोई भी रिएक्शन हो तुरंत बैलेंस होगी। क्लियर। अब आता है बैलेंसिंग का स्पेशल केस। बैलेंसिंग का स्पेशल केस। अभी वो स्पेशल केस का क्या है भाई, इतने सारे स्पेशल ही तो थे, और स्पेशल देखो कैसे। जब आप KMnO4 का रिएक्शन HCl से कराते तो क्या मिलता KCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन है। अभी वो स्पेशल क्यों है भाई, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। नहीं, नॉर्मल नहीं है, स्पेशल क्यों है समझो। पहली बात तो आपको ये समझना है कि किस रिएक्शन को, किस केस को हम स्पेशल कैटेगरी में लाएंगे। तो स्पेशल कैटेगरी में लाने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे +7 है, यहाँ आपका Mn+2 में जा रहा है, यहाँ Cl का -1 है, सबको समझ में आ रहा होगा। -1 यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ 0 है। देखो यानी उस रिएक्शन को हम स्पेशल कैटेगरी में लाएंगे जिसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ जगह तो चेंज हो रहा है और कुछ जगह चेंज नहीं हो रहा। Cl-, यहाँ Cl-, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, यहाँ चेंज हो रहा है, ये स्पेशल केस हो गया। अगर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ जगह चेंज हो रहा है, कुछ जगह चेंज नहीं हो रहा, स्पेशल कैटेगरी में ले जाओ, तुरंत बैलेंस हो जाता है। वैसे तो नॉर्मल के तरीके से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल है तो स्पेशल तरीके से सोचते हैं। तो इस तरह का जब भी कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको हमेशा प्रोडक्ट साइड से बैलेंस करो। इसको प्रोडक्ट क्यों इसको रिएक्टेंट से क्यों नहीं, क्योंकि यार इसमें आधे में चेंज हो रहा है, आधे में चेंज नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे, मतलब ही नहीं। प्रोडक्ट साइड से देख लो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें तीसरा तो कोई है नहीं, जैसे अपने पहले किया था। तो यहाँ देखो
यहाँ k का +1 फिक्स है, सी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। mn का +2 यहाँ चेंज हो रहा है, तो यानी कि mn +2 जो है ये देखो ये चेंज हो रहा है, और एक यहाँ चेंज हो रहा है। क्या इन्हीं दो का चेंज हो रहा है? तो इन्हीं दो में आप ITOS लगा दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। देखो कैसे 0 से -1 जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है, इसका मतलब 0 से -1 का मतलब हुआ 1 का चेंज आएगा, और Cl2 है तो 2 का आएगा। ये और ये बैलेंस, +2 से +7 5 का आया, और ये बैलेंस। टिक जरूर करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। टिक कर लिए। अब प्रोडक्ट में जो आ गया इनको देख के 2 mn चाहिए, लो भाई 2 लगा दो। अब जैसे यहाँ टिक कर लिए तो बैलेंस यानी के फिक्स हो गया, कितना 2, तो यहाँ भी कर दो तो लो बैलेंस। यहाँ पे देखो Cl, देखो जहां जहां प्रोडक्ट में Cl है सब बैलेंस हो चुका है, काउंट कर लो 10 14 16, यहाँ भी 16 कर दो, लो भाई तुम भी बैलेंस। अब केवल ये बच रहा है, ये लो ये आंसर आ गया। देखो भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखो अगर मान लो एक और करते हैं इसी तरह का, खुद ही सोचना। ये रिएक्शन है, यहां पे क्रोमियम का +6 है, यहां क्रोमियम का +3 है, Cl का -1 है, तो -1 -1 -1 0, इसका मतलब स्पेशल आ गया। कुछ जगह चेंज हो रहा, कुछ जगह चेंज नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ +3 से +6 यहाँ चेंज हो रहा है, और दूसरा यहाँ 0 से -1 यहाँ चेंज हो रहा है, तो अपन इन दोनों में ITOS लगा देंगे। और जब इन दोनों में ITOS लगा देंगे उसके बाद प्रोडक्ट बैलेंस कर देंगे। देखो +3 से +6 3 का चेंज, ठीक। 0 से -1 Cl2 है, 2 का चेंज, ठीक। क्लियर। अब इनको देखो, इनको देख के क्रोमियम 2 यहाँ 2 बैलेंस। अच्छा ये जब बैलेंस हो गया तो इसका मतलब के भी बैलेंस हो गया, तो के लो के बैलेंस हो गया। अब देखो क्या प्रोडक्ट में जहां जहां Cl बैलेंस हो गया, काउंट कर लो 14, लो आंसर आ गया। आसान नहीं यार, देख देखो देख लो। Cu का रिएक्शन HNO3 से कराया, देखो यहाँ Cu 0 है, यहाँ नाइट्रोजन +5, यहाँ Cu का +2 हो गया, और यहाँ नाइट्रेट है NO3 माइनस, यहाँ +5 हो गया, यहाँ +2 हो गया। तो इसका मतलब देखो यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, यहाँ +2 है, इसका मतलब कुछ जगह चेंज हो रहा, कुछ जगह चेंज नहीं हो रहा, स्पेशल है। वापस आ जाओ प्रोडक्ट से, +2 से +5 जा रहा है, चेंज कितना आया 3 का, 3 का। कॉपर +2 से 0 2 का, ये लो ये लो, इनका काम हो गया। बस इनको देखो, कॉपर 3 ये 3, नाइट्रोजन देखो 6 और 2 8, बैलेंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बैलेंस, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको मेथड आ गया। क्या समझ आया? देख लो, क्लियर, समझ आई बात? चलो क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब आता है एक n फैक्टर, दूसरे मेथड से निकालते हैं n फैक्टर फ्रॉम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, n फैक्टर फ्रॉम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अभी वो यार ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है, तो बात जरा समझो। होता क्या है कि जब रिएक्शन, अपन ने अगर याद करो हाफ सेल रिएक्शन पढ़े होंगे बैलेंसिंग, तो उसमें जब हम बैलेंस करते थे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते थे। मान लो लेफ्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, राइट में 4 इलेक्ट्रॉन, जब ऐड किए तो कैंसिल हो गए थे। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं वही
टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहलाते हैं पूरी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जो एन फैक्टर होता है ये होता है आपका। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। ये देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, एक मोल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है वो इसका एन फैक्टर होता है। अच्छा, यही हम लोग एन फैक्टर पहले निकाले थे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, याद आ रहा है, पर मॉलिक्यूल। ये देखो, ये दोनों बराबर होते हैं। जितना एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर से आएगा वही एन फैक्टर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अब देखो उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे, दोनों सेम है। यानी जब हम, देखो एक बात समझो, पर मॉलिक्यूल और पर मोल का मतलब समझ लो। जब ये दिया, यहाँ मान लो रिएक्टेंट में 3 है, ऐसे बैलेंसिंग में आ गया, तो जब हम पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मॉलिक्यूल का मतलब इतना होता है, इसके कोफिशिएंट से मॉलिक्यूल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पर मोल की बात होगी तो ये कोफिशिएंट, यहाँ इसका मतलब 3 मोल है, तो पर मोल का मतलब 3 से डिवाइड करना होगा, तब पर मोल आएगा। क्लियर? अभी करते हैं क्वेश्चन, तो और समझ में आएगा। तो होता क्या है इसमें कि जैसे देखो, अब क्या है, जैसे आपको होता है आईटी में, जेईई मेंस की बात करें या एडवांस की बात करें, तो बैलेंसिंग बहुत बार पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है? बैलेंसिंग बहुत बार, हर एक दूसरे साल आ जाती थी। लेकिन मान लो आईटी या जेईई मेंस एनटीए एक और नया दिमाग आया कि यार बैलेंसिंग ना पूछे और बैलेंसिंग पूछे भी। मतलब क्या हुआ कि बैलेंसिंग पूछे भी ना, बैलेंसिंग पूछे भी। इसका मतलब ये कि बैलेंसिंग ही पूछना है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। मतलब आपका बैलेंसिंग कहीं नाम मत लो, लेकिन बिना बैलेंस किए आए ना। समझे इसका मतलब? ये जो आप देख रहे हो, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मोल कैन बी कैलकुलेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। यानी अगर कभी ये पूछ ले तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। बिना बैलेंस के तो आप निकाल ही नहीं सकते। आई बात समझ में? बिना बैलेंसिंग के तो सवाल ही नहीं है। मतलब आपको पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। यानी आप सोचो, एक रिएक्शन दे दिया और बोला फाइंड द टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसका मतलब बैलेंसिंग पूछ रहा, बैलेंसिंग के आगे और पूछ रहा। तो बात जरा समझिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, KMnO4 प्लस HCl gives KCl MnCl2 Cl2। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा है समझो। पहला, फाइंड, फर्स्ट पार्ट, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन above redox रिएक्शन, पहला। दूसरा, n factor of HCl in above reaction. Third, n factor of water in above reaction. ये देखो इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे मान लो बाई चांस केवल पूछा कि n factor of HCl in this reaction, n factor of HCl, तो जो बच्चा है ना, जिसको थोड़ा मतलब रेडॉक्स इस तरह क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, क्योंकि जनरली ये सब पढ़ाते नहीं है ना, तो आपको बुकों में मिलेंगे ना,
तो HCl का इनफैक्टर, तो उसने HCl का इनफैक्टर वहां पढ़ा था, एसिड में इनफैक्टर HCl मोनोबेसिक एसिड है, तो खट से और ए ऑप्शन में लिखा होगा 1 और आप क्या टिक कर दोगे 1, क्या मिलेगा +4? नहीं बेटा -1। क्यों? क्योंकि इनफैक्टर यहाँ HCl का 1 नहीं है। बोलिए अभी तो आपने लिखवाया था HCl का इनफैक्टर, वो अलग था, ये अलग है, भी बताएंगे आपको, समझो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो होगा क्या कि पहली बार अगर आपको ये पूछा है तो ये तो आपको कैसे आएगा, ये कैसे आएगा बैलेंस करके, और बैलेंस भी ये स्पेशल केस है, प्रोडक्ट साइड से बैलेंस अभी थोड़ी देर पहले किए तो हम सीधे बैलेंस कर देते हैं। 2KMnO4 16HCl 2KCl 2MnCl2 5Cl2 and 8 water, ये आई थी रिएक्शन बैलेंस। अब देखो नोट कर लेना। सो अब अगर अपने को ये है, अब मान लो ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली, अब रिएक्शन बैलेंस कर ली और रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आपसे पूछा है कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो। बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछा है ना, तो आप क्या करो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जैसे हम निकालते थे। किसका निकालेंगे, यहां देखो +7 +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आएगा, +7 से +2 जा रहा है, 5 का चेंज आया। कितना चेंज आया, 5 का। अच्छा, जब हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो इसके कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा इन फैक्टर कितना आ गया, 5। क्लियर? अब सुनो, अगर 5 इसका इन फैक्टर आया तो क्या इलेक्ट्रॉन से भी 5 आना चाहिए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल 5 आना चाहिए। भाई ये थोड़ा लिंक करना सीखो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल जो आएगा, जो आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज में, जो आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसके 1 मोल में आएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसके 1 मोल में आएंगे। यहां बैलेंस रिएक्शन में कितने मोल है, 2, यानी ध्यान सुनो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 इक्वल टू आया 5। क्या यही बराबर होगा टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल? देखो पर मोल मतलब 1 मोल में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बट in above balance reaction 2 moles of KMnO4 are used, therefore the total electron transfer will be ये देखिए, चेक करो कहानी समझ में। जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसके 1 मोल, सीधे अपने मन से कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, बैलेंस रिएक्शन में कितने मोल है वो देख लो, मल्टीप्लाई करो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। क्लियर? अब देखो बाई चांस ये पहले था तो हम इससे निकालते। जनरली क्या होता है कि जो पहले होता है उससे निकालते हैं। अगर मान लो पहले HCl होता, अगर थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो पहले HCl रखेगा। देखो कैसे, HCl रखा, Cl का कितना है -1, -1 से कहां जा रहा है 0, -1 से अगर ये 0 जा रहा है इसका मतलब चेंज आएगा 1 का। अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया इसका मतलब इसके 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसका मतलब इसके 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, मोल है 16, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने चाहिए 16, लेकिन आंसर तो 10 ही। ऐसा नहीं हो सकता कि इससे अलग है इससे अलग है, इम्पॉसिबल, दोनों से सेम आना चाहिए। आंसर 10 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 16, तो ऐसा क्या गलती कर रहे हैं हम कि 16 आ रहा है। देखो क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ 16 Cl- है, यहाँ 2 Cl- है, यहाँ 4 Cl- है, यानी 6 Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा।
अरे भाई जितने Cl माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा वहीं से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएगा, तो जब 6 का चेंज ही नहीं हो रहा तो वहां से क्यों आएगा, केवल 10 का चेंज हो रहा है इसलिए 10 आएगा। लेकिन इतनी बात याद रहे आपको तब ना। देखो सिंपल सा तरीका बताएं, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना हो ना तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ईमानदार रिएक्टेंट से निकालो। ईमानदार बेईमान क्या होता है भाई? ईमानदार रिएक्टेंट का मतलब होता है जो एक जगह से एक जगह ही जाए। Mn यहां था, कहां गया? एक जगह गया। Cl माइनस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, ये कई जगह मुंह मार रहा है। तो कई जगह मुंह मार रहा है इसका मतलब आदमी खतरनाक है, इससे दूर रहिए। तो हमेशा उसी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है जो सिंगल से सिंगल जा रहा है, जिसमें आपको कभी आंसर गलत नहीं होगा। देख लो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है 10 आया। अब सुनना, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 10 आया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 10 का मतलब पूरी रेडॉक्स रिएक्शन में 10 है, तो एन फैक्टर क्या बताया गया था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। तो अगर आपको देखो एन फैक्टर ऑफ सबका लिखेंगे KMnO4 HCl KCl MnCl2 Cl2 वाटर। देखो KMnO4 ऑफ, देखो इसका वैल्यू इक्वल टू, देखो कितना लिखोगे? 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 16। चेक करो इसका कितना आएगा? 10 डिवाइड बाई 2। इसका कितना आएगा? 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 8। देखो समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालो और जो उनके कोफिशिएंट आ रहे हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो पर मोल आ गया आंसर। लो n फैक्टर HCl का देखो 10/16 आ रहा है, वाटर का कितना आ रहा है? 10/8। HCl का n फैक्टर 1 नहीं होगा। अच्छा 1 क्यों नहीं होगा? HCl का n फैक्टर 1 तब होता था जब HCl एसिड होता था, यहाँ तो HCl Cl2 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, देखो इसलिए। क्लियर? कहानी समझ में आई? बोलो भाई, देख लो। कंफ्यूज मत हो जाएंगे। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन अपने आप करो। आपको अभी किए थे, n factor of HNO3 is, start। देखो n factor of HNO3 1 मत कह देना, 1 नहीं होगा कभी भी। देख लो अगर 1 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। पहले वही बैलेंस करना पड़ेगी रिएक्शन। बैलेंस करेंगे तो +3 2 3 बताए थे बैलेंस करना, 8 और यहाँ 4 वाटर। ये लो ये बैलेंस हो गई, तुरंत बैलेंस हो जाएगी तुरंत अगर मेथड आता है। देखो अब ये देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है कॉपर से निकालना समझदारी है। किससे? ये नाइट्रोजन है, देखो यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, नहीं है समझदारी, बेईमान आदमी। किससे निकालेंगे? कॉपर से। कॉपर कैसे? 0 से कहां जा रहा है? +2 में। कॉपर 0 से कहां जा रहा है? +2 में। अगर कॉपर 0 से +2 में जा रहा है इसका मतलब हुआ 0 से +2 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हुआ? 2 का, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल 2, यानी इसके एक मोल में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। मोल कितने हैं? 3, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 हो गया। चेक करो तो n
n फैक्टर ऑफ HNO3 कितना हो गया? ये देखो, क्या भाई बात समझ में आई? देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करते हैं, बैलेंसिंग वाला काम हो गया। सॉल्विंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो सॉल्विंग ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर ये कहा जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक रिएक्शन में ये इससे रिएक्ट कर रहा है, इसका कितना मोल बचेगा, कितना खत्म होगा, क्या परसेंटेज वेट बाई वेट होगा, कितना वॉल्यूम चाहिए, इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मोल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड मेथड होता है ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। अब हुआ मोल कॉन्सेप्ट और ग्राम इक्विवेलेंट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट मेथड अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा। अच्छा, इसमें क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट में अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए उसमें लिमिटिंग का पता होना चाहिए। अच्छा, लिमिटिंग का पता कैसे चलेगा? बैलेंस रिएक्शन से, क्योंकि लिमिटिंग याद होगा ना कि मोल दिए होते थे, उनको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे, तब अपने को लिमिटिंग आता था। तो ये इट इज वैलिड ओनली बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इट इज वैलिड ओनली बैलेंस केमिकल reaction. It is valid only balanced chemical reaction, and it is always valid. It is always valid. Always valid का मतलब क्या है कि चाहे रिएक्शन बैलेंस हो चाहे ना हो, ये लगेगा। बट ये बहुत आसान मेथड है और बहुत टफ भी हो जाता है। अब ये क्या मतलब है? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एन फैक्टर। अगर आपको एन फैक्टर नहीं आता तो ग्राम इक्विवेलेंट मेथड आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। मतलब बिना एन फैक्टर के ये मेथड नहीं आता, और जब आपको एन फैक्टर आता है तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें किसी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर आता है। तो मोल मेथड तो अपन नहीं पढ़ रहे, और अब अपन पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। होता क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट मेथड में एग्जैक्टली में क्या होता है? इसमें तो पहली बात तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आंसर आता है। अच्छा, किसी से आप पूछो या आपने जो पढ़ा हो, जिन लोगों ने पढ़ा है, रिडॉक्स पढ़ा हो, किसी भी कोचिंग में आपने पढ़ा हो, तो आपको क्या लगता होगा कि सबसे टफ रिडॉक्स में क्या है? सबसे टफ क्या है बताओ? एकदम आवाज आ गई होगी, पढ़ते पढ़ते एकदम आवाज मुंह से निकल गई होगी। टाइट्रेशन ऐसे बोलते हैं जैसे बहुत टफ है। टाइट्रेशन मतलब बहुत टफ चीज है भाई, टाइट्रेशन। जबकि आप देखेंगे कि टाइट्रेशन बहुत आसान है। टाइट्रेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं। पूरे रिडॉक्स में टाइट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना टाइट्रेशन के आंसर आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, कैसे? अभी आपने सब पढ़ा, बैलेंसिंग ये टफ नहीं था, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था तो इसलिए टफ नहीं था। पढ़े तो अब लगा कि हाँ यार मामला तो है। तो टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है, थोड़ी देर में समझा दिया जाएगा क्या होता है। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है? सपोज A प्लस B आपस में रिएक्ट किया और C और D बनाया, ठीक है? A प्लस B आपस में रिएक्ट किया, और बस रिडॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कौन किससे रिएक्ट कर रहा है? A और B रिएक्ट किया, C और D बना। तो ग्राम इक्विवेलेंट मेथड ये कहता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A होगा वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B के।
this is also equal to gram equivalent of C. This is also equal to gram equivalent of D. अब बात जरा समझो, ये बराबर, अब इसका क्या मतलब है यार, ये कैसे कैसे हो सकता है? सपोज देखना, सपोज A प्लस बी से रिएक्ट किया, C प्लस D बना। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं याद है ना? मोल्स इनटू n फैक्टर। मोल्स पता हो, उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। मान लीजिए T इक्वल टू 0 पर इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका 4 ग्राम इक्विवेलेंट है और ये 0 0 है। अब ऊपर देखो क्या लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। इसका मतलब 2 का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 4 के। तो ये क्या हो गया भाई? 2 का वैल्यू 4 के बराबर मत कर देना, नहीं तो नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज मिल सकता है अगर आपने 2 इक्वल टू 4 प्रूफ कर दिया, जो कि हो नहीं सकता। तो ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं है 2 इक्वल टू 4। भाई करना क्या, पहले समझो। जैसे हम लोग मोल में लिमिटिंग निकालते थे, तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट में लिमिटिंग कैसे निकालते हैं? प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। The reagent having less gram equivalent will be the limiting reagent. समझा? The reagent having less gram equivalent will be the limiting reagent. मतलब जिस reagent के ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो डायरेक्ट लिमिटिंग होगा, इसमें किसी भी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। बैलेंसिंग करनी ही है, सीधे क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट किसके कम है, किसके कम है? ए के। ए हो गया लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या था? जो खत्म हो जाए। तो ए पूरा खत्म, कितना बचा? ए कितना बचा? 0। अच्छा देखो क्या लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। समझो इसका मतलब क्या है कि जितना ए खत्म होगा उतना ही बी खत्म होगा, जितना ए खत्म होगा उतना ही बी खत्म होगा, उतना ही सी बनेगा, उतना ही डी बनेगा। ये है बराबर का मतलब। देखो ये नहीं 2 इक्वल टू 4 कर दिए, तो यहां कितना रिएक्ट किया? 1 2। यहां कितना बी बचेगा? 4 माइनस 2। ये कितना बनेगा? 2। ये कितना? पहले बताओ, बात समझ आई? ये है ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। देख लो, इसमें किसी भी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, बस n फैक्टर की जरूरत है। क्या कहानी क्लियर है? पक्का? देख लो, तो ये है ग्राम इक्विवेलेंट मेथड कि भाई अपन ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। अच्छा, अभी वो कि टाइट्रेशन क्या है? कुछ नहीं होता है टाइट्रेशन। जैसे नाम सुनो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो एसिड बेस का मतलब क्या होता है? एसिड का रिएक्शन बेस से हुआ, एसिड का रिएक्शन बेस से हुआ। इसका मतलब क्या करना है? एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। सेम हर एक रेडॉक्स का क्वेश्चन एक टाइट्रेशन की तरह है, इसलिए टाइट्रेशन ऐसा कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बस ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करना होता है। ग्राम इक्विवेलेंट अगर ml में दिया तो मिली इक्विवेलेंट भी बराबर कर सकते हो। ठीक है भाई, समझाते हैं उस पर। जल ग्रहण कर लिया जाए। ओके, देखो मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं। 100 ml 0.2 मोलर BaCl2 is mixed with 300 ml 0.05 molar एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है,
डिटरमाइन द वेट ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड। ये देखो, ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। There are 112.2 mole of BaCl2 is mixed with 300 this. Determine the weight of BaSO4 formed. अब एक बात समझिए, क्या हो रहा है कि BaCl2 का रिएक्शन एल्युमिनियम सल्फेट से हो रहा है। अगर BaCl2 का सोल्यूशन रिएक्शन इससे हो रहा है तो बनेगा क्या? इसमें बनेगा BaSO4 प्लस AlCl3। ये देखो, चेक करो भाई। अब बात जरा समझो। अब इसमें दो मेथड है। पहला हम कहते हैं मूल मेथड। पहला क्या लगाते हैं? मूल मेथड। अगर मूल मेथड लगाते हैं, पहला मेथड है मूल मेथड, मूल कॉन्सेप्ट से। मूल कॉन्सेप्ट से अगर आपको लगाना है तो क्या करेंगे, ध्यान से, यहां पे इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। 3BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट gives 3BaSO4 plus 2AlCl3। ये बैलेंस रिएक्शन होगा। अब देखो, मोलार, ये ml है, मोलारिटी, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिली मोल आएगा। यानी इसका मिलीमोल्स मिलीमोल्स ये आ जाएंगे कितना भाई, 100 इंटू 0.2 कितना हो गया 20, और इसका कितना हो गया भाई 15। समझ में आया? चेक कर लो, गड़बड़ मत करना, देख लो। क्लियर? तो ये अपन ने जो है यहां से अपन ने बात कर ली कि भाई यहां आ गए आपके 20 और यहां। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट Lr, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते थे? जो मिली मोल है उन्हें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड, यानी 20/3 15/1, यानी ये लिमिटिंग हो गया। क्लियर? यहां पे आपने BaCl2 को लिमिटिंग बनाया, तो BaCl2 का लिमिटिंग का मतलब 20 पूरा खत्म, तो यहां इसके 20 मिलीमोल बन के आ गए। भाई ये पूरा खत्म तो पूरा का पूरा यहां आ गया, तो 20 मिलीमोल्स आ गए। तो देखो, मोल्स ऑफ BaSO4 निकाल लो, मोल्स ऑफ BaSO4 आ जाएंगे 20 इंटू 10 की पावर -3, तो वेट आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू इसका मोलिकुलर वेट 233। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये मोल मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड है ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। अगर इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व करें कि यार इसको जो है ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये अगर समझा जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए, BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट gives BaSO4 प्लस AlCl3। आपको बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट में बैलेंसिंग की कतई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसका क्या निकाले, मिलीमोल देखो दिया है 20, और इसका n फैक्टर होगा 2, सॉल्ट है, तो यहां से 40, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 मिली इक्विवेलेंट। क्लियर? और इधर देखो, इसका n फैक्टर चेक करो, एल्युमिनियम सल्फेट का अगर n फैक्टर देखोगे तो यहाँ ये सॉल्ट है, और इसमें सॉल्ट में कितने पॉजिटिव चार्ज है 6, तो 6 है, तो इसका इसमें 15 इंटू 6 मिली इक्विवेलेंट आएंगे, यानी इसके आ गए 40 और इसके आ गए आपके 90। तो लिमिटिंग, डायरेक्ट लिमिटिंग कौन हो गया, BaCl2। इसका मतलब ये हो गया 0, ये 90 में से 40 माइनस करेंगे, और ये कितने बन जाएंगे 40, और ये भी बन जाएंगे 40। क्लियर? BaSO4 के मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए 40, यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaSO4 इक्वल टू 40। क्लियर? यहां से फिर आप निकालिएगा मिलीमोल्स। मिलीमोल्स कैसे निकालोगे, मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर। 20 देखो वही आ गया, बाकी आगे कहानी से। इसमें हमने कोई बैलेंसिंग नहीं की, डायरेक्ट n फैक्टर का यूज किया, आंसर आ गया।
क्या भाई कहानी समझ में आई? देख लो। पहले बताओ समझ में आया ग्राम इक्विवेलेंट मेथड की है? और देखो जैसे मान लो how many ml of 0.2 molar NaOH should be added in 300 ml 0.1 molar H2SO4 solution for complete न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और बता दें, आसान सा क्वेश्चन जरूर है लेकिन ये आपको बता दें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात नहीं की, लेकिन जरूरत ही नहीं। आपको पूरा रेडॉक्स बिना टाइट्रेशन के पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि टाइट्रेशन जैसा कुछ ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं जो लोगों को लगता है कि टाइट्रेशन तो समझ ही नहीं आ रहा। अबे टाइट्रेशन में कुछ होता ही नहीं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो कैसे। अच्छा होता क्या है पता है क्या होता है, क्यों टाइट्रेशन समझ नहीं आता है? एक्चुअली क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं टाइट्रेशन पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्या होता है टाइट्रेशन क्वेश्चन आपसे होते नहीं, जब क्वेश्चन नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि टाइट्रेशन नहीं समझ में आया, जबकि टाइट्रेशन का क्वेश्चन में बहुत कोई रोल ही नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन एक एक समझो। कह रहा हाउ मेनी ml of 0.2 molar NaOH should be added in 300 ml of 0.1 molar H2SO4 solution for complete neutralization। यानी क्या H2SO4 और NaOH का रिएक्शन हो रहा है? बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के समझो रिएक्शन किसका किसका हो रहा है। तो हमें यह समझ में आया कि H2SO4 और NaOH का रिएक्शन हो रहा है। अगर H2SO4 और NaOH का रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 और मिली इक्विवेलेंट NaOH बराबर होंगे। मिली इक्विवेलेंट क्यों, वॉल्यूम ml में दिया है। सो ध्यान से मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। मिली इक्विवेलेंट पता क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। कुछ लोग 12वीं में पढ़े होंगे N1V1 इक्वल टू N2V2, वही है। N1V1 को ही मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं। हम लोग जब कोचिंग पढ़ते थे ना तो मास्टर बोर्ड में मास्टर ने क्या, सर ने गुरुजी ने क्या पढ़ाया कि जब भी रिएक्शन हो N1V1 बराबर N2V2 लगा देना। तो अपन ने तो रट लिया 12वीं में। फिर जब अपन ने कोचिंग पढ़ी तो वहां N1V1 की कोई बात ही नहीं कर रहा, वहां बात क्या कर रहा है, मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दो। अब अपने पल्ले ही नहीं पड़ रहा भाई ये मिली इक्विवेलेंट क्यों बराबर कर रहे थे, हमारा मास्टर तो N1V1 बताया था। इसलिए ध्यान रखना मिली इक्विवेलेंट ही N1V1 है, वो N1V1 इक्वल टू N2V2 का मतलब दोनों वही, मिली इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर दिए। बहुत डिफरेंस नहीं, वही है। देख लो बताते हैं, देखो N इसका मतलब ला उसी तरह करते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2 तुम्हारे मेथड की तरह करते हैं। N1 नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर। क्या होता है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर। देखो तो ये H2SO4 कहां है, 300 ml है और 0.1 है, तो 0.1 मोलारिटी इनटू इसका n फैक्टर 2। देखो 0.1 मोलारिटी n फैक्टर 2 H2SO4 का इनटू V1 की जगह 300 इक्वल टू N2 मोलारिटी निकालना है, n फैक्टर NaOH का 1, V कितना दिया है 100। लो आंसर आ गया, नहीं है V तो पूछा है, लो और M दिया है, फिर तो M कितना दिया है 0.2। चेक करो जल्दी से, सॉल्व कर लो। अब क्या रह गया, क्लियर करो। V का वैल्यू कितना आ गया 300 ही आएगा, सॉल्व करके देखो। ये है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का क्वेश्चन, समझ आया? ये है आसान है, कुछ है नहीं।
पहले बताओ समझ में आया? और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाए क्वेश्चन का, चलो पढ़ाते हैं इधर और पढ़ लेते हैं 10 मिनट। सेवेंटी ग्राम sample of HCl is diluted with 100 ml of water। पहले इसका मतलब समझो, 70 ग्राम सैंपल है HCl का। सैंपल का मतलब होता है इम्प्योरिटी के साथ। तो 70 ग्राम सैंपल ऑफ HCl is diluted with 100 ml of water। 100 ml वाटर मिला दिया। 25 ml of this solution, 25 ml of this solution requires 100 ml 0.15 molar NaOH for complete neutralization। Determine the percentage purity of HCl। देखो ये क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है 70 ग्राम सैंपल ऑफ HCl is diluted with 100 ml of water। 25 ml of this solution requires 100 ml 0.15 molar NaOH for complete neutralization। Determine the percentage purity of HCl। देखो अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान और इंपॉर्टेंट जेईई मेंस के लिए। 70 ग्राम सैंपल है, 70 ग्राम सैंपल में आपने कितना मिला दिया? 100 ml वाटर। यानी कि देखो ये आपके पास बीकर है 100 ml का, उसमें कितना ग्राम है सैंपल? 70 ग्राम। इससे कितना निकाले? 25 ml। तो क्या इससे निकल आया होगा पहले बताओ समझ में आया? इससे निकला है 70/4 ग्राम सैंपल। ठीक है, इसका मतलब 70/4 ग्राम सैंपल को न्यूट्रलाइज किया गया है NaOH से। यानी ध्यान सुनो, अगर अपन बात करें कि देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ, जल्दी बोलो, HCl इन 25 ml। क्यों? अरे 100 ml से मतलब ही नहीं, रिएक्शन तो 25 ml से हो रही भाई। सो देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने हैं? 100 into 0.15 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन 25 ml। यानी मिली मोल्स ऑफ HCl इन 25 ml, क्योंकि n फैक्टर 1 होगा तो ये सीधे आ जाएगा 15/1। HCl का n फैक्टर 1 है तो जो मिली इक्विवेलेंट होंगे वही उसके मिली मोल्स आ जाएंगे। सो मोल्स ऑफ HCl कितना आएगा? मोल्स ऑफ HCl आएगा 15 into 10⁻³ मोल्स आ गया। वेट ऑफ प्योर HCl, प्योर क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो प्योरिटी से होती है ना, प्योर वाले से रिएक्शन हुई होगी। तो 15 into 10⁻³ into 36.5 ग्राम। ये HCl जो है ये प्योर HCl का वेट है। और सैंपल का वेट कितना था? 70/4। यानी 70/4 में इतना प्योर है। तो परसेंटेज प्योरिटी देख लो भाई, परसेंटेज प्योरिटी जो आएगी वो आ जाएगी 15 into 10⁻³ into 36.5 डिवाइड बाई 70/4 into 100। ये देखो चेक करो,
भाई इतना प्योर HCl का है, कितने में 70/4। अब ये मत कहना कि 70 में, क्योंकि 70 से हमने 25 ml निकाला था तो 1/4 हो गया था, तो 70/4 में, तो 70/4 सैंपल था, इतना प्योर है, तो परसेंटेज प्योरिटी ऐसे निकालते हैं। क्या भाई रिडॉक्स का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देख लो, ये है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये सारे क्वेश्चन टाइट्रेशन के आपको बता दें। कहानी क्लियर हुई? यानी ए और बी कभी भी रिएक्ट करेगा तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बराबर करना है टाइट्रेशन, मतलब ये अपना ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कि आपके पास 3 आ जाए, A + B + C से प्रोडक्ट, यानी 3 रिएक्टेंट हो गए। सो क्या करेंगे? ध्यान सुनो, इसमें 2 केस हैं। फर्स्ट केस, if all reacts with each other, अगर सारे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या लिखिएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर सारे रिएक्ट करते हैं तो दूसरा केस, इफ A and B do not react with each other but C reacts with both A and B। समझे मतलब क्या हुआ? If A and B do not react with each other but C reacts with both A and B, मतलब A और B आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे। जैसे कैसे पता कैसे चलेगा? ये आपको पता होगा, जैसे HCl और H2SO4 है, दोनों एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन NaOH मिलाओगे तो दोनों से रिएक्शन होगी इस तरह। सो क्या होगा? देन ध्यान देना क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, और यही बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर A और B आपस में रिएक्शन नहीं करते तो A और B के ग्राम इक्विवेलेंट में कोई रिलेशन नहीं है। C के ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B होंगे और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनेंगे। कहानी समझ आई? देखो, अच्छा इस पे क्वेश्चन बना दे। देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 moles each of H2C2O4 and NaC2O4। समझ में आया? एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 2 moles each of H2C2O4 NaC2O4, यानी 2 मोल दोनों के पड़े हुए हैं। इसमें मिलाया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुड बी एडेड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये देखो, अब देखो
ये एसिड है, ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे भी तो यही बन जाएगा। सो अगर ये आपस में रिएक्शन नहीं करते तो देखो क्या लिखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू, क्या लिखिएगा बताइए, ये लिखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4। समझ आया? देख लो। अब यहाँ पे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल X मान लें तो क्या मोल इनटू उसका n फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 इंटू, देखो 2 मोल्स हैं, अगर H2C2O4 का 2 मोल तो H2C2O4 डाई बेसिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड है भैया, तो इसका n फैक्टर हो गया 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू, यहां आप देखोगे है सोडियम बाइऑक्सिलेट और इसमें एक ही H है, इसका मतलब n फैक्टर 1, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3। देख लो, क्या भाई कहानी समझ आई? देख लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर A और B आपस में रिएक्ट ना करें लेकिन जो C मिला है दोनों से रिएक्ट करे तो ऐसे कहानी होगी। क्लियर? देख लो, ठीक है, बात समझ में आ गई? देख लीजिए, आप बढ़िया से रिडॉक्स पढ़िए, क्वेश्चन करिए, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन करिए, कितने भी कर सकते हैं, कहीं की भी रिडॉक्स हो, कितनी भी भारी हो, फ्रैक्शन ऑफ मिनट में, मतलब आप ये नहीं कह सकते, मतलब अगर आपको आईटीयूएस मेथड आ गया तो 1 मिनट से कम समय में कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। चलो, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।